दोस्तों गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम 2-4 पॉइंट आज भी इसमें कंप्लीट करा देते हैं तो हेल्थ साइंस इधर कवर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है टाइफाइड। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टाइफाइड के बारे में जान लेते हैं। यह मोतीझरा, आर्द्र ज्वर, मियादी बुखार आदि के नाम से जाना जाता है। यह रोग विश्व के सभी देशों में होता है। भारत गर्म देश है जहाँ यह रोग अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में फैलता है। किस ऋतु में फैलने की बात है? ग्रीष्म ऋतु में। यह भी संक्रामक रोग है। इस रोग के रोगाणु जल तथा भोजन में पाए जाते हैं। इस रोग को मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग निश्चित अवधि में उतरता है। यदि यह ज्वर सीधे साधे रूप में उतर जाए और इसमें कोई उलझन ना हो पैदा हो तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो ये टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को क्या है? मोतीझरा व आर्द्र बुखार, मियादी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। और यह अधिकतर जो बुखार है अधिकतर ग्रीष्म ऋतु के समय देखने को मिलता है, ज़्यादातर फैलता है। और यह क्या है कि रोग के रोगाणुओं जल तथा भोजन में पाए जाते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। रोग के कारण क्या हैं? यह रोग एक सूक्ष्म जीवाणु द्वारा फैलता है। क्या सूक्ष्म जीवाणु द्वारा सूक्ष्म रोगाणु द्वारा फैलता है। इस रोग को साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। यह रोगाणु आकार में छोटा, मोटा व रेंगने वाला होता है। इसके पीछे का भाग गोला होता है। यह रोगाणु रोग के मलमूत्र व थूक में पाए जाते हैं। अतः यदि उनको भली भांति विसंक्रमित न किया जाए तो रोगाणु पीने पानी, दूध व भोजन को दूषित कर देते हैं, इसलिए वे स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। रोगी की प्रारंभिक अवस्था में यह रक्त के साथ संचारित होते हैं। 25% से 30% तक रोगी के पेशाब में उपस्थित होते हैं। अधिकांश जल की टाइफाइड रोग को फैलाने यह रोग एक बार हो जाने पर दोबारा नहीं होता। यदि दोबारा हो भी तो उसका प्रभाव हल्का होता है। क्या है कि इसका जो कारण बताया, इसमें बताया गया है कि यह सूक्ष्म एक क्या है? रोगाणु है। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ये क्या है? रोगाणु का ये नाम है। इसके द्वारा क्या होता है? टाइफाइड होता है। इसका जो आकार होता है छोटा होता है, मोटा होता है और ये रेंगने वाला होता है। पीछे का भाग गोला होता है। मलमूत्र व थूक में पाए जाते हैं ये जीवाणु। और क्या है कि ये भली भांति क्या होता है कि संक्रमित करते हैं। और जैसे कि ये रोगाणु है ये पीने के पानी में, भोजन में, इन सबों को भी दूषित करता है और स्वस्थ व्यक्ति के भी शरीर में पहुंच जाते हैं। तो जब स्वस्थ शरीर में पहुंच जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब पहुंच जाता है ये रोगाणु, तो क्या होता है कि इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है रक्त संचार में, ये क्या होता है 25 से 30% वो रोगी के पेशाब में उपस्थित होता है। रक्त संचार के साथ साथ क्या होता है 25 से 30% रोगी के पेशाब में उपस्थित हो जाता है। और यह क्या है कि जल ही टाइफाइड रोग फैलाता है। जल से ही क्या है टाइफाइड रोग फैलता है। यह एक बार अगर हो जाता है तो इसका प्रभाव जो दोबारा होने पर क्या होता है? हल्का होता है। इसका संप्राप्ति काल क्या है? रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से 7 दिन तक से लेकर 21 दिन तक इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। परंतु कभी कभी इसका संप्राप्ति काल 4 दिन से 40 दिन तक भी हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में जैसे टाइफाइड का अगर आपको लक्षण दिख रहा है तो अगर आपने स्टार्टिंग में इलाज करा दिया तो समय कम लगेगा। अगर वही चीज़ है कि आप जनरली दवा करके आप सोच रहे ठीक हो जाए और उसका ब्लड टेस्ट ना करके उसका रोगों का पता ना करें तो क्या है लंबा समय ले लेता है। आगे है कि संक्रमण करने वाले व्यक्ति जो है संक्रमण है वो संक्रमित जो व्यक्ति उनके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से रोग फैलाते हैं। कुछ व्यक्तियों में मलमूत्र में इस रोग के रोगाणु पाए जाते हैं परंतु वे स्वयं स्वस्थ होते हैं, अतः वे रोग फैलाते हैं जिनको पहचानना अत्यंत कठिन होता है। कभी कभी रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने पर भी रोग यह हो जाता है। पानी व धूल रोगाणु अप्रत्यक्ष रूप से रोग फैलाते हैं। रोग मुक्त रोगी को भी रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। उनकी आंतों, पित्ताशय, यकृत आदि में रोगाणु उपस्थित रहते हैं जो उनके मलमूत्र निकालते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को भी वो रोगी बना देते हैं। अब ये जो है टाइफाइड है इनके जो लक्षण होते हैं, कौन से लक्षण दिखते हैं टाइफाइड के, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक में क्या होता है? सिर दर्द होता है और बेचैनी होता है। और शरीर का तापमान तेज होता है। धीरे धीरे क्या है ज्वर चढ़ जाता है। शरीर पर बार बार सफ़ेद मोती के रंग के दाने निकल आते हैं। सबसे पहले सप्ताह में ज्वर बढ़ता चला जाता है। धीरे सप्ताह के अंतिम दिनों में 130
डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 105 तक पहुंच जाता है। दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे ज्वर घटना प्रारंभ हो जाता है। जब स्टार्टिंग का बुखार होता है तो जो पहले हफ्ता का जो बुखार होता है बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है, उसका जो ज्वर का जो टेम्परेचर है वो घटने लगता है। प्रातःकाल ज्वर कम हो जाता है और दोपहर के बाद तेज़ ज्वर होना प्रारंभ होता है। जैसे कि 12 बजे के पहले क्या होता है, बुखार धीमा रहेगा, हल्का रहेगा। फिर 12 बजे के इस पर क्या होता है, धीरे धीरे अब बुखार का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। इस रोग में छोटी आंतों में सूजन आ जाती है, ग्रंथियाँ निकलती हैं। अतः इसे आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है। अब इसका उपचार देख लेते हैं। इसका उपचार के परिचर्या में तनिक सी भी असावधानी से रोग भी आवृत्ति दोबारा हो सकती है, जो बहुत अधिक क्या है, भयंकर होती है। आजकल इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसटीन नामक कैप्सूल खिलाई जाती है तथा टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है, परंतु बिना चिकित्सक का परामर्श लिए औषधि इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। रोगी को हल्का तथा कम भोजन देना चाहिए। जहाँ तक हो, रोगी को तरल पदार्थ देना उत्तम होता है, जैसे दूध है, अंडा है, चावल का माड़ है आदि, या फलों का जूस दे सकते हैं। आगे है उपाय। क्या क्या उपाय करेंगे? तो रोगी को या तो अस्पताल में भर्ती करा देंगे या घर पे अलग तरीके से स्वच्छ हवादार और कमरे में व्यवस्था कर देंगे, उनको रख देंगे, या परिवार के अन्य सभी व्यक्तियों को टाइफाइड रोग निरोधक टीका लगवाना चाहिए। पर रोगी के कमरे तथा आसपास के वातावरण की सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। मल मूत्र रोगाणुनाशी करके उसे जला देना चाहिए। रोगी का जूठा बचा भोजन भी जला देना चाहिए। रोगी के कपड़ों तथा बर्तनों आदि को रोगाणुनाशक पदार्थों द्वारा शुद्ध करके रखना चाहिए। रोग से मुक्त होने पर भी कमरे का भली भांति रोगाणुनाशी करना परम आवश्यक है। जैसे अगर रोग मुक्त होने के बाद भी क्या है, जो कमरा है उसमें चाहे डिटॉल चाहे फिनाइल या कुछ भी डाल कर उसे साफ सफाई कर देना चाहिए। कुओं में लाल दवा भी डाल देनी चाहिए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक है मस्तिष्क ज्वर। क्या है मस्तिष्क ज्वर के बारे में देख लेते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है और इसका कारण है कि चिंता, तनाव, दूषित वातावरण, अनियमित खानपान आदि। एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन कई प्रकार की बीमारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। इन्हीं घटक बीमारियों में से एक है मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार। मस्तिष्क ज्वर क्या कहा जाता है? ये दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। दिमागी बुखार मस्तिष्क पर होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जो कि लगभग 2 लाख वर्ष में से एक आदमी में पाया जाता है। ये संक्रमण अधिकतर बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें पाया जाता है। मस्तिष्क ज्वर को अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क में इस बुखार के होने से मस्तिष्क में सूजन व तेज बुखार आ जाता है। इनके होने के कई कारण होते हैं, जैसे विषाणु, हानिकारक रसायन, परजीवी आदि। इसके अतिरिक्त वायरल इंसेफेलाइटिस इसका मुख्य कारण होता है। इसलिए बुखार आने पर बिना देर किए चिकित्सक को दिखाना चाहिए। दिमागी बुखार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? वायरल मेनिनजाइटिस, दूसरा है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस और तीसरा है फंगल मेनिनजाइटिस। तो ये 3 प्रकार के, अगर पूछा जाए दिमागी बुखार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि मस्तिष्क में सूजन व तेज बुखार आता है तो किसके कारण? तो इंसेफेलाइटिस के द्वारा होता है ऐसा। तो इसके बारे आगे चलते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। वायरल मेनिनजाइटिस के बारे में देख लेते हैं। यह बुखार सबसे आम बुखार की तरह है। यह मच्छर जनित वायरस के रूप में शरीर में पहुंच जाते हैं, बुखार का कारण हो सकता है। इसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। अब बैक्टीरियल जो मेनिनजाइटिस है यह एक गंभीर संक्रमण है। यह 3 प्रकार की बैक्टीरिया से होता है। कौन कौन सी बैक्टीरिया का नाम है? तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, नेसेरिया मेनिनजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। ये क्या है? तीनों इसमें नाम है बैक्टीरिया के। इससे क्या होता है? बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस होता है। फंगल मेनिनजाइटिस, फंगल इन्फेक्शन से मस्तिष्क बुखार का खतरा कम रहता है। यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को कम फैलता है। कैंसर, HIV रोगियों को इसके होने का खतरा अधिक होता है। जैसे है क्या, इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं? सिर में दर्द होना, शरीर के सभी बाहरी अंगों में कमजोरी महसूस होना, गर्दन, पीठ और कंधों पर अकड़न
मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, उल्टी लगना व जी मचलाना, तेज बुखार व ठंडा लगना, ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं क्यों होता है। तो दिमागी बुखार होने पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। कोई भी निर्णय लेने से असहजता व परेशानी होना, बेहोशी आना, कभी कभी अच्छा महसूस न होना, अन्यमनस्क होना, चिड़चिड़ापन, आलस्य और मानसिक स्थिति ठीक न होना, कभी भी काम में को सही न कर पाना, मूड परिवर्तन होना, सोचना समझाने की क्षमता कम हो जाना, मस्तिष्क बुखार निम्न कारणों में से होता है। अब इसके यहाँ पे कारण भी बताए गए कौन कौन से। मस्तिष्क बुखार कई प्रकार के विषाणुओं जैसे रेबीज वायरस है, पोलियो वायरस है, खसरे के विषाणु, छोटी चेचक है विषाणु आदि के कारण भी हो सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर पड़ जाने से विषाणु हमारे मस्तिष्क में स्वस्थ कोशिकाओं पर संक्रमण करते हैं। अब इसके हम उपचार, ये सभी हमें लक्षण थे, तो क्या है अब हम उपचार देखेंगे। उपचार क्या क्या है। शरीर को पूरी तरह आराम दे, रोगी को अंधेरे और शांत कमरे में रखें, किसी प्रकार का खाना लिक्विड रूप में न ले और ORS का घोल गर्म पानी में ले, रोगी को अनार का जूस दे, लहसुन का सेवन भी कराएं। जब किसी बैक्टीरियल बुखार हो तो एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करें। मस्तिष्क के सूजन को रोकने के लिए स्टेरॉयड लें। मस्तिष्क के दौरे को रोकने के लिए एंटीसीजर दवाएं लें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए बर्फ के टुकड़े को कपड़े में लपेटकर सिकाई करें। यदि रोगी को उल्टी हो रही है तो उससे एक तरफ करवट लेकर लिटाएं जिससे उल्टी की महक उसे न आए। तो लेकर आते हैं आप क्वेश्चन, और कुछ जो टॉपिक अभी बचे उससे हम सारे क्वेश्चन मतलब बना के लाते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है टाइफाइड को पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो टाइफाइड को पता लगाने के लिए तो विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि टाइफाइड को और किस किन नामों से जाना जाता है। तो मोती झरा है, आंत्र ज्वर है, मियादी बुखार। कौन कौन सा है। मोती झरा, आंत्र ज्वर, मियादी बुखार। टाइफाइड को इन सभी के नामों से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि रोगाणु के नाम बताइए। तो जो टाइफाइड के रोगाणु हैं उनका नाम है साल्मोनेला टाइफी। आगे क्वेश्चन है कि टाइफाइड के रोगी के पेशाब में कितने % रोगाणु पाए जाते हैं। ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये जो रोगाणु है कितने % रोगी के पेशाब में पाए जाते हैं। तो 25 से 30% पाए जाते, 25% से या 30% तक। आगे क्वेश्चन है कि पीत ज्वर को और क्या कहा जाता है। तो येलो फीवर के भी नाम से जाना जाता है। पीत ज्वर किसके कारण होता है। तो विषाणु के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में सूजन और तेज बुखार किसके कारण होता है। तो इंसेफेलाइटिस के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि मस्तिष्क ज्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मस्तिष्क ज्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। वायरल मेनिनजाइटिस, दूसरा है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, तीसरा है फंगल मेनिनजाइटिस। क्या है ये 3 प्रकार से मस्तिष्क बुखार होते हैं। मस्तिष्क बुखार के कौन कौन से विषाणु हैं। तो रेबीज वायरस है, पोलियो वायरस है, खसरे की विषाणु है, छोटी चेचक का विषाणु है आदि, जो कि मस्तिष्क बुखार के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोगी को कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो जो व्यक्ति टाइफाइड रोग से ग्रसित है तो उसे टेरामाइसिन नामक इंजेक्शन लगवाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। तो प्रदूषित जल व भोजन के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सन 2008 से प्रारंभ किया गया है मलेरिया दिवस मनाने। तो हर साल क्या है कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि RT-PCR परीक्षण का पता, देखिए RT-PCR का परीक्षण से हम क्या पता लगाते हैं। तो चिकनगुनिया के गैने की जांच के लिए हम क्या है RT-PCR का परीक्षण करवाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि PTRPC का पूरा नाम क्या है। तो क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमेराज
चैन रिएक्शन, ये क्या इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की ओर आते हैं और इससे क्वेश्चन कवर हो चुका है। अभी हम चलते हैं नए इधर टॉपिक की ओर। तो इससे जो है कवक जनित रोग, जनित रोग, ये सभी के बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो कवक जनित रोग है तो इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो एथिलीट फूट आता है, खाज है, खाज जो त्वचा रोग होता है, दाद है, दाद से त्वचा रोग होता है, ये सभी। दमा है, फेफड़े जो संबंधित रोग है, और गंजापन ये क्या है, कवक जनित रोग है। आगे कुछ टॉपिक है कि प्रोटोजोआ जनित रोग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पायरिया है, मलेरिया है, निद्रा रोग है, पेचिस है, काला बुखार, ये क्या है, प्रोटोजनित रोग है। आगे है कि मच्छर जनित रोग कौन कौन से हैं। मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, ये सब क्या है, मच्छर जनित रोग हैं। आगे है टॉपिक है कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं। तो हैजा है, पीलिया है, पेचिस है, डायरिया है, फ्लोरोसिस है, टाइफाइड, ये सब क्या है, जल जनित रोग हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रेबीज है, खसरा है, छोटी माताएं है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, कोविड है, ट्रोकोमा है, पिलिया है, हेर्पीज है, गलसुआ है, जापानी है, फिर एड्स है, डेंगू है, रूबेला, ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है। ये क्या है, विषाणुओं द्वारा फैलता है। आगे टॉपिक है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो हैजा है, सिफिलिस है, मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, मियादी बुखार है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, प्लेग है, टिटनेस है, कुष्ठ रोग है, ये सभी क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और क्या है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।